Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भावी अध्यापकों का शिक्षा सरोकार के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, उत्तराखंड LT एग्ज़ाम के लिए हमने शिक्षण अभिरुचि से मॉडल पेपर शुरू किए हुए हैं। तो आज उसका मॉडल नंबर 4 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इससे पहले हम 3 मॉडल पेपर चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और उसी के साथ साथ काफ़ी मैटर शिक्षण अभिरुचि से आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो अब तक जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर या चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। उससे पहले साथियों, एक लाइन मैंने यहाँ पर कोट की है, परिणाम जो भी हो पर प्रयास लाजवाब होना चाहिए। मीन्स कि हमें परिणाम की नहीं सोचनी है ज़्यादा, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, हमें अपने प्रयास को लाजवाब बनाना है, ठीक है, अपने प्रयास को बहुत बेहतर बनाना है इस टाइम में साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चौथा मॉडल पेपर का आज पहला क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 1, देखो सुनो समझो कि सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है, यानी कि हमारे बहु इंद्रियां कौन से विधि में लागू होती हैं। ए ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, बी व्यतिरेक विधि, सी भाषा संघर्ष विधि, डी साहचर्य विधि। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदर्शन विधि। जब प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है, जब टीचर प्रदर्शन विधि का उपयोग कर रहा होता है, वहाँ देखो सुनो समझो ये तीनों सिद्धांत जो हैं लागू होते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चे देखते भी हैं, सुनते भी हैं और समझते भी हैं, तो वो होता है प्रदर्शन विधि। और ध्यान देना साथियों, प्रदर्शन विधि क्या है, शिक्षक केंद्रित विधि है, ठीक है। और अगर यहीं पर आपको पूछा जाए कि देखो सुनो और बोलो कि सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है, तो आप लोगों को इसका जवाब कमेंट करना है साथियों, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2, हर्बर्ट के द्वारा दिए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम है, बताइए। हर्बर्ट ने जो पाठ योजना दी है, ठीक, उसके उपागम जो है उसके चरणों को हमने उपयुक्त क्रम में बताना है। तो पहला क्या आएगा उसमें, बताइए क्या आता है। जी हाँ, पहला आ गया प्रस्तावना, ठीक है। फिर उसके बाद बताइए, उसके बाद क्या आएगा, प्रस्तुतिकरण, ठीक, फिर उसके बाद तुलना, फिर सामान्यीकरण, फिर जाके अनुप्रयोग, ठीक है साथियों। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है, यानी कि किस चीज़ से प्राप्त की है NCF 2005 ने अपनी समझ। ए है व्यवहारवाद, बी संज्ञानवाद, सी संरचनावाद और डी है मानवतावाद। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो लोग गए बिल्कुल ठीक हैं, सी ऑप्शन इसका सही होगा। रचनावाद यानी कि क्रियाशील, जिसमें बच्चा एक्टिव रहता है, एक्टिव रहकर कार्य करता है, तो उसको हम बोलते हैं रचनावाद, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4, एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने कहा है, क्या कहा है बताइए। इलेक्ट्रा ग्रंथि कहा है, ओडिपस कहा है, नैतिक, ये तो कुछ नहीं होते हैं ऐसे, कुछ हैं नैतिक द्वंद्व मौखिक ग्रंथि, ये नहीं है कुछ। तो बताइए, 2 ऑप्शन हैं, इन दोनों में से क्या है राइट। जी हाँ, एक ए ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। यानी कि एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने कहा है इलेक्ट्रा ग्रंथि, क्या कहा है, इलेक्ट्रा ग्रंथि। और यहीं पर आपको पूछा जाएगा कि एक बालक के उसकी माता के प्रति आकर्षण को क्या कहा है, तो उसको कहा है ओडिपस, ठीक है। यानी कि सन के उसके माता के प्रति आकर्षण उसको कहते हैं ओडिपस, ठीक। ओ आ रहा है और सन में भी ओ आ रहा है, ध्यान देना, ठीक है, इसे रिलेट कर लेना साथियों। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय यानी कि विचार ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से कौन सा विचार जाना जाता है, आप ये बताना है आपको। ए है गेस्टाल्टवाद, बी संरचनावाद, सी प्रकार्यवाद, डी व्यवहारवाद।
ज़्यादा समय नहीं दूंगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं थी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना कि ब्लैक बॉक्स थ्योरी व्यवहारवाद से संबंधित है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन नहीं है उसको बताना है आपने, ठीक। तो विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास सतत प्रक्रिया होता है, बिल्कुल होता है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया होती है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है, जी हाँ, वृद्धि विकास का ही एक भाग है, ये विकास, ठीक है, और इसी का ही एक पार्ट वृद्धि, ठीक है। विकास कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है, जी हाँ बिल्कुल, ये तो विकास की परिभाषा ही है, ठीक है। तो सही नहीं है पूछ रहा है, ये सभी सही हैं, है ना। तो विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक। और गलत ही हमने चयन करना है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं होते हैं। पर्यायवाची मतलब क्या होता है? उसी का दूसरा एक रूप, है ना, अनेक शब्द उसके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? बताइए। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है, बताना है। परिवार में गरीबी, जी हाँ, परिवार में अगर गरीबी होगी, परिवार की आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं होगी, तो जरूर बच्चा मानसिक रूप से उसका स्वास्थ्य संतुलन ठीक नहीं हो सकता है, ठीक है। गरीबी है बहुत, ठीक, अच्छे संसाधन नहीं है, बालक अच्छे विद्यालय में नहीं जा सकता, और अच्छा उसके बाद अच्छे किताबें नहीं हैं, बुक नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देना साथियों, अगर आप टीचर बन जाते हो तो ऐसे बच्चों की आपको आर्थिक सहायता भी करनी है। अपने वेतन का 10% ऐसे बच्चों पर ज़रूर खर्च कीजिएगा साथियों। अगर आप लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको ज़रूरतमंद की सहायता ज़रूर करनी चाहिए। बी है कक्षा में नींद आना। सी है स्नेह का भाव। स्नेह का भाव तो होता ही है, अगर बच्चे को अगर प्यार स्नेह नहीं है तो उस बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य उस पर प्रभाव डाल लेगा, ठीक है, उस पर डाल सकता है, ये भी हो सकता है, ये मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगा, ठीक है। तो बच्चे को स्नेह का भाव बच्चे पर ज़रूर होना चाहिए। डी है पारिवारिक क्लेश। क्लेश नहीं, ये होगा क्लेश, ठीक है। तो पारिवारिक क्लेश तो मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव बिल्कुल डालेगा ही बच्चे का, ठीक। अगर परिवार में कोई झगड़ रहे हैं, माता पिता परिवार में झगड़ रहे हैं, तो बच्चों पर उसका कुप्रभाव जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या बचा? कक्षा में नींद आना। ये मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कक्षा में नींद आना बच्चे का कोई भी कारण हो सकता है, जैसे शिक्षक के शिक्षण विधियों का उपयुक्त तरीके से प्रयोग न कर पाना है, या फिर बच्चा हो सकता है अगली रात अच्छे से सोया ही नहीं है, इसलिए झपकी आ रही है उसको, तो मानसिक स्वास्थ्य थोड़ी ना उसका कोई दिक्कत है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। दो समान अवांछनीय लक्ष्यों के बीच द्वंद्व प्रायः जिसका समाधान नहीं हो पाता है, क्या कहलाता है वो? दो समान अवांछनीय लक्ष्य बोल रहा है, ठीक है। अवांछनीय लक्ष्य क्या होते हैं? अवांछनीय होते हैं परिहार बोलते हैं, ठीक है। अवांछनीय को क्या बोलते हैं? परिहार। अगर वांछनीय लक्ष्य पूछा जाता तो वो हो गया उपागम, है। अब दो समान अवांछनीय बोल रहा है तो दो समान परिहार हो गया अवांछनीय, इनके बीच द्वंद्व हो रहा है, तो ये परिहार द्वंद्व हो जाएगा साथियों। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दो असमान होता, ठीक है, या दो समान वांछनीय होता, दो समान वांछनीय अगर होता तो उपागम हो जाता, ठीक। एक वांछनीय एक अवांछनीय हो जाता तो उपागम परिहार हो जाता साथियों, ये ध्यान देना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। सामाजिक अधिगम में वह प्रक्रिया जिसमें बालक दूसरों का प्रेक्षण व अनुकरण करके सामाजिक एवं संज्ञानात्मक व्यवहार सीखता है, कहलाती है, क्या कहलाएगा वो बताओ? यानी कि सामाजिक अधिगम में बालक दूसरों का प्रेक्षण यानी कि अनुकरण करके सामाजिक व संज्ञानात्मक व्यवहार सीखता है, तो ये हो जाएगा साथियों बी मॉडलिंग, ठीक है। बच्चा यानी कि किसी को देखकर सीख रहा है, जैसे आजकल बच्चे टीवी देखते हैं, तो टीवी में जो भी उनके हीरो हीरोइन होते हैं
वैसे ही अनुकरण करने लगते हैं। जैसे किसी ने हेयर कट, किसी हीरो ने कोई हेयर कट निकाल ली है ना, या हेयर कट कुछ चेंज करके बनाया है, तो उसी का जैसा हेयर कट अपना बनाने लगते हैं। तो ये है सब मॉडलिंग। प्रश्न नंबर 10, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित है, बताइए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, वातावरण कारक है, जी हाँ बिल्कुल। आयु तथा परिपक्वता, ये भी कारक है। पूर्व अधिगम तो है ही है, ठीक है। तो इनमें से सही इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11, बच्चों द्वारा प्रश्न का सही उत्तर देने पर उनको टॉफी देना किस प्रकार के अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, बताइए। पुनर्बलन दे रहे हो, यानी कि सही उत्तर दे रहा है तो बच्चा, तो ये होता है, जी हाँ, बी ऑप्शन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। जैसे क्रिया प्रसूत में क्या होता है, चूहा लीवर दबाता है ना, स्किनर बॉक्स में लीवर, जब उसका लीवर दबाता है तो उसको क्या होता है, खाना भोजन यानी कि पुनर्बलन उसको मिल जाता है। हाँ, तो ये हो गया। प्रश्न नंबर 12, माता से दंड मिलने पर बालक क्रोधित होकर अपना क्रोध अपने खिलौनों या अपने छोटे भाई बहनों पर निकालता है। कौन सी रक्षात्मक युक्ति काम में ली जा रही है, बताइए। यानी कि किसी से क्रोधित होकर अपना क्रोध दूसरों पर निकालना, ये होता है प्रतिस्थापित कर देना, यानी कि दूसरों पर आरोपित कर देना, ठीक है। प्रक्षेपण होता है किसी, जैसे प्रक्षेपण कर देना, यानी कि अपनी गलती को किसी दूसरे पर आरोपित कर देना, ये हुआ प्रक्षेपण। हाँ, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं, बताइए क्या सूचित करती हैं आपको। क्या सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमता वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की होती है। क्यों होती है भाई? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है, जी हाँ बिल्कुल, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं, ठीक है। क्योंकि बच्चे गलतियां करते हैं, अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, और उसके बाद उसमें सुधार करके आगे बढ़ना, ये होता है अधिगम, ठीक है। हम भी तो करते हैं, हम भी गलतियां करते हैं, उन गलतियों को सुधारते हैं, ठीक है, गलतियों पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ठीक, उसको एक्सेप्ट करके फिर दोबारा ना दोहराएं, आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। यही अधिगम है, यही सीखना है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है, बताइए अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है। केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी, जी हाँ बिल्कुल, ये मेरे को ठीक लग रहा है, हाँ बिल्कुल ही, क्योंकि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, अनिवार्य शब्द का अर्थ ही यही है कि जो भी सरकार है वहाँ की, वो क्या करेगी, दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, ठीक है। ये बताया गया है 2009 में अनिवार्य शब्द के अंतर्गत। दंडात्मक तो मतलब ही नहीं है, अनिवार्य शिक्षा सत्र परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी, ये तो है ही नहीं। प्रश्न नंबर 15, अधिगमकर्ताओं के सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्न में से कौन सा सही कथन है, ये बताना है, बताइए। सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में पूछा जा रहा है। संकलित यानी कि योगात्मक आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है। बी है संकलित आकलन अनौपचारिक आकलन कहलाता है। सी है संकलित आकलन अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान होता है। और डी है संकलित आकलन विद्यार्थियों की कठिनाइयों के निदान पर बल देता है। जी बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संकलित यानी कि योगात्मक आकलन जो है वो औपचारिक आकलन कहलाता है, ठीक है, सम्मेटिव जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये औपचारिक आकलन होता है। क्यों औपचारिक आकलन क्यों होता है? क्योंकि ये किसी सत्र के लास्ट में लिया जाता है, ये मूल्यांकन जो किया जाता है। यानी कि औपचारिक उसे बच्चे की घोषणा कर दी जाती है, बच्चा ऐसा है, ये है, वो है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16,
निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है जिससे छात्र स्कूल से भागते हैं? जो आपके स्कूल से अगर कोई छात्र भाग रहा है तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, आपको ये बताना है, मुख्य कारण बताना है। कारण तो और भी हो सकते हैं, मुख्य कारण क्या हो सकता है ये बताना है। ए ऑप्शन है रोचक शिक्षण विधियों की कमी, बी शिक्षकों का छात्रों के प्रति कठोर रवैया, सी छात्रों की पढ़ाई में रुचि की कमी, डी छात्रों के घरों से स्कूल की दूरी। बताइए। तो इस छात्रों के घरों से स्कूल की दूरी अगर ज़्यादा है तो इसलिए बच्चे भाग जाते हैं? नहीं, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता। जब हम स्कूल जाते थे तो हम तो बहुत दूर से स्कूल जाते थे, लगभग 8-10 किलोमीटर दूर। क्या हम भाग जाते थे स्कूल से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सी है छात्रों की पढ़ाई में रुचि की कमी। अच्छा, पढ़ाई की रुचि की कमी अगर है तो बच्चा भाग जाएगा, चलो हो सकता है, मान लेते हैं। शिक्षकों का छात्रों के प्रति कठोर रवैया, हमारे टाइम में तो बहुत कठोर रवैया होता था, और भी टीचरों का तो हैं, वो तो ज़बरदस्त थे। क्या हम भागते थे? बिल्कुल नहीं, उनके डर से तो और भी स्कूल में रहते थे वहाँ। तो ये भी उतना सही ठीक नहीं लग रहा है। रोचक शिक्षण विधियों की कमी, जी हाँ, अगर शिक्षण विधियों में कमी है, रोचक नहीं है, तो वो क्या कारण हो सकता है? एक मुख्य कारण हो सकता है बच्चे का स्कूल से भागना। ठीक है, तो बच्चा अगर स्कूल से भाग रहा है तो आपको रोचक शिक्षण विधियों का यूज करना है, ठीक है, ताकि बच्चा स्कूल से ना भाग पाए। तो हो ये भी सकता था, लेकिन बेस्ट जो आंसर होगा इसका ए होगा, ए। प्रश्न नंबर 17, एक शिक्षक चुनते समय किस बात को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए? विषयों का ज्ञान, बी परीक्षा के परिणाम, सी ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता, डी केवल अभिव्यक्ति की क्षमता। बताइए। इसका सही आंसर होगा ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता। क्यों? क्योंकि केवल अभिव्यक्ति तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ अभिव्यक्ति के साथ ज्ञान भी आया है, तो ये बेस्ट आंसर हो गया। परीक्षा के परिणाम से आप ये ज़्यादा महत्व नहीं है। तो विषयों का ज्ञान से अच्छा बेहतर आंसर है कि ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता। प्रश्न नंबर 18, समाजीकरण है। बताइए समाजीकरण क्या है? शिक्षक एवं पढ़ाई गई के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, डी सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। जी हाँ, हमने ये पढ़ रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, सी ऑप्शन। ठीक है, यही तो समाजीकरण है। समाज के जो भी रूल रेगुलेशन हैं उनके साथ हम क्या कर लेते हैं, अनुकूलन जब कर लेते हैं, तो वही समाजीकरण है। प्रश्न नंबर 19, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। बताइए। बेहतर बनाने में, संतोषजनक और सार्थक, संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। तो इसका सही आंसर होगा और सार्थक बनाने में। ठीक है, अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने में। प्रश्न नंबर 20, कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग छात्रों को ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है, को ज़्यादा कठोर मेहनती बनाता है, को ज़्यादा विश्लेषण परक और व्यवस्थित बनाता है, को सूचना और ज्ञान का आधार बनाने में मदद करता है? बताइए। जी हाँ, कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, को ज़्यादा विश्लेषण परक और व्यवस्थित बनाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग छात्रों को क्या ज़्यादा विश्लेषण परक और व्यवस्थित बनाता है। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक प्रोजेक्ट सहायक सामग्री नहीं माना जाता है? बताइए। स्लाइड प्रोजेक्ट, ब्लैक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपिडाइस्कोप यानी पार चित्रदर्शी। तो आपको बताना है कि किसे एक प्रोजेक्ट प्रक्षेपण होगा ये साथी। प्रक्षेपण सामग्री नहीं माना जाता, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ये प्रक्षेपी सहायक सामग्री नहीं है, और सभी प्रक्षेपी सामग्री हैं, देख लेना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना गतिक कौशल का उदाहरण है? गतिक कौशल, सूचना नहीं होगा, ये होगा सूक्ष्म साथियों। टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी।
सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? फुदकना, दौड़ना, लिखना, चढ़ना। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लिखना। लिखना सूक्ष्म, सूक्ष्म, ठीक है। और सभी ये सूक्ष्म गति कौशल नहीं है, ठीक है। सृजनात्मकता क्या है बताइए? समस्याओं के मौलिक और अपसारी होना चाहिए, अपसारी समाधानों, अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। बिल्कुल सृजनात्मकता यही हो जाएगी, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। जहां पर अपसारी चिंतन आ गया वहां सृजनात्मकता आ गई, जहां मौलिकता आ गई वहां सृजनात्मकता, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है बताइए? शायद 22 क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है साथियों, एक क्वेश्चन का आपको फायदा मिलने वाला है। अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में सही कथन बताना है साथियों, सही क्रम बताना है अभिप्रेरणा चक्र का। तो अभिप्रेरणा चक्र में सबसे पहले क्या होती है? आवश्यकता होती है ना। सबसे पहले आवश्यकता, फिर प्रबल प्रेरणा और फिर जाके उत्तेजना होती है। तो हम देख लेते हैं इतना किस में कहाँ पर है। तो डी ऑप्शन में दिख रहा है और हमें कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्या है। आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसको ध्यान भी रखना है साथियों, एक क्वेश्चन जरूर इस बार आ सकता है एग्जाम में, अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम। आवश्यकता हो गई, पहले आवश्यकता होगी, फिर प्रबल प्रेरणा मिलेगी, ठीक है। उसके लिए प्रबल प्रेरणा होगी, फिर उत्तेजना होगी, फिर करेंगे लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, फिर उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। जब उपलब्धि प्राप्त हो गई तो उत्तेजना में खुद ब खुद कमी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 24, वह यंत्र जिसके द्वारा छोटे चित्र बड़े करके पर्दे के ऊपर प्रदर्शित किए जाते हैं क्या कहलाता है बताइए? जो बड़े पर्दे के ऊपर प्रदर्शित किया जाता है छोटे चित्रों को, तो इसे हम कहेंगे क्या? जी हाँ, बता दिया होगा आपने अपना आंसर। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मैजिक लालटेन, ठीक है। मैजिक लालटेन होता है छोटे चित्रों को बड़े चित्र में प्रदर्शित करने वाला यंत्र। प्रश्न नंबर 25, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस बार बन सकता है ये क्वेश्चन। तो हम जानते हैं कि IQ = MA/CA × 100, यही तो होता है फॉर्मूला IQ का, है नहीं? अभी IQ का फॉर्मूला किसने दिया था आप कमेंट करके जरूर बताना। तो IQ हमें दे रखा है 75, ठीक है, इक्वल MA यानी कि मानसिक आयु कितनी है बच्चे की? अच्छा, हमने निकालना है, मान लेते हैं X है, और हमें क्या इसकी 16 वर्षीय यानी कि वास्तविक आयु दी है, CA दिया है, ठीक, × 100, ठीक है। तो बताइए कितना हो जाएगा? यानी कि 75 = X अपॉन कितना 16 × 100 ये है। तो X = 75, ठीक, अपॉन 100 क्योंकि गुणा में है, ठीक, और बट्टे में था 16 तो 16 इधर हो जाएगा। अब देख लो 25 × 3 = 75, 25 चौको 100, 4 चौको 16, ठीक है। तो 4 × 3 = 12, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 वर्ष। मानसिक आयु कितनी वर्ष होगी? 12 वर्ष, ठीक है। प्रश्न नंबर 26, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है दोस्तों? आज रात 9:30 बजे एक बेहतरीन क्लास आपको देखने को मिलेगी, वो होगी व्यक्तित्व के मापन की विधियों के ऊपर। इतनी ज़बरदस्त क्लास होगी, इतना ज़बरदस्त लेक्चर होगा, सच बता रहा हूँ, ऐसा लेक्चर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा साथियों, ठीक है। बहुत अच्छी क्लास रहने वाली, उस क्लास को आप ज़रूर देख लीजिएगा। सब आप लोगों के लिए ही मैं ये सब कर रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये समय है, और इस महत्वपूर्ण समय में मैं आपके लिए बहुत शायद हो आपके लिए अच्छा
काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा तैयार रहिए। और थोड़ा वीडियो कम आ सकती है मेरी इस दौरान, ठीक। तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। शिक्षण अभिरुचि में मैं वादा करता हूँ आपको कि अगर आप अच्छे से मेरी पूरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं कि आज अभी तक किए हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आप 27 से 28 नंबर से ऊपर ज़रूर लाओगे, ठीक। चलिए, तो एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? वस्तुनिष्ठ विधि बताइए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, समाजमिति विधि वस्तुनिष्ठ मापन विधि है। व्यक्तित्व के मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है, ठीक है। प्रश्न नंबर 27, आलपोर्ट ने शील गुणों को कितने भागों में बांटा? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी 5। बताइए। जी, जिसने दिया बी आंसर यानी कि 2, तो वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब 2 कौन कौन से थे साथियों? एक तो सामान्यशील गुण और एक था व्यक्तिगत, ठीक है। अब आप कहोगे यार हमने तो कार्डिनल शील गुण, केंद्रीय गौण ये सुने थे, हैं? तो वो साथी वो आते हैं व्यक्तिगत में आते हैं वो। उसमें कार्डिनल आ जाता है और उसमें केंद्रीय आ जाता है और उसमें गौण आ जाते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत को भी 3 भागों में बांटा है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28। कौन से तर्क में व्यक्ति निरीक्षण, प्रयोगीकरण व सामान्यीकरण से गुजरता है? ए ऑप्शन है आगमन तर्क, बी निगमन तर्क, सी आलोचनात्मक तर्क, डी सादृश्यवाची तर्क। प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा आगमनात्मक तर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, खेलकूद व शारीरिक कार्यों में कुशल होते हैं, क्या होते हैं बताइए? मंदबुद्धि वाले बालक होते हैं। कौन से होते हैं खेलकूद व शारीरिक कार्यों में कुशल व्यक्ति? मूर्त बुद्धि वाले, अमूर्त बुद्धि वाले या सामाजिक बुद्धि वाले? बताइए। ए, मूर्त बुद्धि वाले होते हैं। जो मूर्त वाले होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? खेलकूद व शारीरिक कार्यों में कुशल व्यक्ति वाले होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, ठीक है, और आपके कितने नंबर इस सेट में आ रहे हैं ज़रूर मुझे कमेंट करके आपने बताना है। और आपके कमेंट का वेट रहता है मुझे, ठीक। आपके कमेंट और लाइक से ही, ठीक। और शेयर के लिए मैं बिल्कुल अभी नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि आपका बहुत महत्वपूर्ण समय है। शेयर कोई दिक्कत नहीं है, शेयर के चक्कर में मत रहिए, ठीक है। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किए हुए ही अगर चैनल को देख रहे हैं तो ये तो फिर सोच सकते हैं आप क्या बात, कैसी बात हुई। अच्छी लग रही है वीडियो तो ज़रूर शेयर की, ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। लाइक और कमेंट करके कमेंट जरूर करना साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम का पठार है, क्या है अधिगम का? कौन है बताइए। ए है सीखने में रुकावट, सीखने में मंदगति, 2 सीखने की अवस्थाओं के बीच बाधा, डी सीखने के दौरान उत्पन्न बाधा। जी हाँ, ये मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, तो इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन, 2 सीखने की अवस्थाओं के बीच बाधा, ठीक है। यहाँ से अगर हमारा यानी कि अधिगम शुरू हुआ, यहाँ पर आ गया हमारा अधिगम रुकावट, ठीक है, यहाँ अधिगम रुक गया और यहाँ से पुनः फिर शुरू हो गया, तो ये होता है अधिगम का पठार। इस चित्र, इसको भी, ग्राफ को भी आपने ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। अगर ये वाला ग्राफ होता है केवल ये होता है परमानेंट रुकावट हो जाती है, फिर ये अधिगम पठार नहीं होता है, ये परमानेंट आप रुक गए हो, अब आपके बढ़ने के चांसेज ही नहीं है, यहाँ पर ख़त्म हो गए हो, ठीक है, मतलब कि आपका अधिगम समाप्त हुआ है। हाँ, तो दोस्तों ये रही वीडियो आज की, ठीक है। कैसा रहा ज़रूर बताना है साथियों। तो और हमने साथियों 13 मॉक टेस्ट सीरीज ये जारी है हमारी,
ठीक है। यहाँ 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, आज तीसरा टेस्ट है। और इस मॉक टेस्ट को आप अगर इसमें शामिल होना चाहते हो, अपनी तैयारी का आकलन अगर करना चाहते हो, ठीक है, कि हमारी तैयारी कितनी है, कितने नंबर हमारे आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन यूके SSC बना देता है, ठीक, तो इस सभी का आपका आकलन हो जाएगा वहाँ। ठीक, यहाँ पर हमें ये व्हाट्सअप कर सकते हैं 7817046791।